हेलो व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे हार्दिक पांड्या के ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। हार्दिक पांड्या का ट्रांसफॉर्मेशन ना सिर्फ एज अ प्लेयर बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन इन हिज इमेज इन द आईज ऑफ द पब्लिक, और जो भी पब्लिक का सेंटीमेंट चेंज हुआ है और जो परसेप्शन चेंज हुआ है राइट फ्रॉम आईपीएल टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड कप। तो इसके बारे में आज हम ये बात करेंगे। जैसा कि मैंने थंबनेल पे भी लिखा है, हार्दिक पांड्या फ्रॉम जीरो टू हीरो। तो क्या हार्दिक पांड्या आईपीएल में जीरो था और क्या अब वो हीरो हो गया है? तो सर्टनली जनता की नजर में तो लगता है कि वो हीरो हो गया है। और यहां पे देखिए, मैं अपना अभी कोई व्यू नहीं दे रहा हूं। अभी हम ये सिचुएशन को जो दोनों टाइम में थी, एक आईपीएल के टाइम में और एक वर्ल्ड कप के बाद, इनको हम एनालाइज करते हैं। और एनालाइज करने के साथ हम डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या सही है और क्या गलत है। और हम कोशिश करेंगे कि एक बिल्कुल फेयर असेसमेंट करें कि हार्दिक पांड्या की इमेज जो चेंज हुई है तो उसमें एक्चुअली डिफरेंस क्या आया है। तो इस सिलसिले में हमारे व्यूअर हैं अक्षय। तो अक्षय ने एक मैसेज लिखा था आज से 3-4 दिन पहले के करीब, और जिसमें उन्होंने लिखा कि डियर हार्दिक पांड्या, on behalf of the Indians who trolled you and misbehaved with you in the IPL, I apologize and say sorry to you for our misbehavior and bullying done to you in IPL. हम शर्मिंदा हैं हार्दिक। हार्दिक माफ करो, यू आर अ चैंपियन। तो ये काफी सेंटिमेंटल मैसेज अक्षय ने लिखा। हो सकता है कि ये अक्षय का सोचना हो, और अक्षय ने ये मैसेज इस तरह से लिखा है जैसे कि एक मास अपील है कि भाई ठीक है, हार्दिक को माफ कर दिया जाना चाहिए और पूरी जनता गलत थी। तो ये थोड़ा सा देखिए, अब इस पे मैं अक्षय से ये कहना चाहूंगा कि देखिए, जब मैं इसको एनालाइज कर रहा हूं तो इसमें मैं हो सकता है कि कुछ चीजें ऐसी कहूं जो कि आपको ऐसा लगे कि मैं आपके अगेंस्ट कह रहा हूं, लेकिन ये एक्चुअली बात वो नहीं है। मैं किसी के भी अगेंस्ट नहीं हूं। देखिए, ओपिनियन हर आदमी को रखने का अपना हक होता है और उसको हमें क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए जब तक कि वो बिल्कुल देश के अगेंस्ट ना हो या सोसाइटी के अगेंस्ट ना हो, और सोसाइटी को किसी भी तरह से हार्म ना करने वाला हो। तब तक एक ओपिनियन है या फिर एक कोई क्वेश्चन है। और क्वेश्चंस कोई भी स्टूपिड नहीं होते हैं, क्वेश्चंस तो जेन्युइन ही होते हैं, आंसर्स जरूर स्टूपिड हो सकते हैं। तो वो अब हम डिस्कस करते हैं कि ये जो मैसेज है, और ये मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी जनता भी ऐसा सोचती है इस बारे में कि हार्दिक के साथ हमने ज्यादती की और हार्दिक के साथ हमने जो किया ड्यूरिंग द आईपीएल वो हमें नहीं करना चाहिए था, और हार्दिक इज ट्रूली अ चैंपियन। तो चलिए, अब हम इस वीडियो में आज हम इसी स्टेटमेंट को और इन दोनों सिचुएशंस को एनालाइज करते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको ये पसंद आएगा। अच्छा, ये डिस्कशन शुरू करने के पहले मैं आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि आप लोगों में से कितने लोगों को लगता है कि जो आईपीएल के दौरान हार्दिक की बुलिंग हुई थी वो गलत थी? आप लोगों में से बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं, जो रेगुलर व्यूअर्स हैं हमारे चैनल के, उन लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता होगा कि हम लोगों ने कितना स्ट्रांगली अपोज किया था हार्दिक पांड्या का आईपीएल में। तो एज एन इंडिविजुअल आपको मेरा ओपिनियन तो बहुत अच्छी तरह से पता है, और यहां पे मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं कोई शर्मिंदा नहीं हूं। आईपीएल के दौरान जो हमने हार्दिक पांड्या का क्रिटिसिज्म किया तो वो एक सिचुएशनल क्रिटिसिज्म था। उसमें हमें इंडिविजुअल से कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन इंडिविजुअल के एक पर्टिकुलर एक्शन से हमको तकलीफ थी, और जिसकी वजह से हमने उस टाइम भी एनालाइज ये किया था। अब देखिए, होता क्या है कि जब हम किसी के एक्शन की अगर क्रिटिसिज्म करते हैं तो अल्टीमेटली क्रिटिसिज्म तो इंडिविजुअल का ही होता है, और इंडिविजुअल का क्रिटिसिज्म होने में फिर क्या होता है, और जिस तरह की ये सिचुएशन थी तो यहां पे हम फिर उसको पर्सनल लेवल पे भी इसलिए ले जाते हैं क्योंकि अल्टीमेटली तो ये पर्सनल ट्रेट्स होती है ना। किसी भी आदमी, अगर कोई आदमी पॉलिटिक्स करता है टीम में या अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये पर्सनल ट्रेट्स होती है। और फिर पर्सनल ट्रेट्स का ओरिजिन कहां से होता है ये भी हम सब लोग जानते हैं कि अल्टीमेटली वो आदमी जिस कल्चर से आया है या जिस फैमिली बैकग्राउंड से आया है या जिस भी इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आया है, ये सारी चीजें उसके अंदर आ जाती है। और इन सब का जो एक्चुअल इफेक्ट होता है उस आदमी के पर्सनैलिटी के बिल्टअप में,
वो चीजें फिर हम एनालाइज करते हैं कि इस आदमी के इस एक्शन का ये रीजन है। तो यहां पे कहने को जरूर ये लगता है कि हमें किसी इंडिविजुअल से प्रॉब्लम है, लेकिन अल्टीमेटली इंडिविजुअल से प्रॉब्लम अगर होती तो हम हार्दिक पांड्या को शुरू से ही क्रिटिसाइज कर रहे होते। ऐसा तो हमने नहीं किया। क्या रीजन है कि ये सारी जनता जो भी है या जितने भी एनालिस्ट हैं वो सभी के सभी आईपीएल के दौरान ही हार्दिक के पीछे क्यों पड़ गए? तो आप सब लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता है, जब ये वर्ल्ड कप के बाद जब हमारी टीम साउथ अफ्रीका जाने वाली थी, साउथ अफ्रीका जाने के दौरान ये सब खिचड़ी पकी है और वहां से शुरुआत हुई है। जो आईपीएल में हार्दिक पांड्या की बुलिंग हुई उसका सबसे बड़ा रीजन ये था, आप सब लोगों को अगर याद नहीं हो तो क्रोनोलॉजिकली हम ये डिस्कस करते हैं कि मुंबई इंडियंस ने ये शुरुआत की कि भाई इनको गुजरात से हार्दिक पांड्या को वापस बुलाना है। अब उसके पीछे रीजन क्या था? क्योंकि आरसीबी ने कैमरून ग्रीन को खरीद लिया था मुंबई इंडियंस से। आप लोगों को याद है ना, आरसीबी ने सबसे पहले इसकी शुरुआत की थी कि उन्होंने कैमरून ग्रीन को मुंबई से खरीद लिया। वो 15 करोड़ रुपए जो फ्री हुए, उसके बाद मुंबई इंडियंस के मैनेजमेंट के दिमाग में ये ख्याली पुलाव आने लगे कि अरे अब तो हम हार्दिक पांड्या को बुला सकते हैं। फिर एट द सेम टाइम मुंबई इंडियंस के मैनेजमेंट ने ये सोचा कि भाई रोहित शर्मा के साथ तो हमारा कोई फ्यूचर है नहीं, क्योंकि रोहित शर्मा तो किसी काम का है नहीं, और रोहित शर्मा तो वाकई उनके लिए उस टाइम किसी काम का लग ही नहीं रहा था, क्योंकि उस टाइम तक तो बीसीसीआई ने वर्ल्ड कप के लिए रोहित शर्मा को कप्तान भी डिक्लेयर नहीं किया था। अब वो तो बात अलग है कि रोहित शर्मा बाद में डिक्लेयर भी नहीं, बल्कि डिक्लेयर ही नहीं हुआ, बल्कि वो तो वर्ल्ड कप जीतने वाला कप्तान भी बन गया। तो अब किस तरह से मुंबई इंडियंस का मैनेजमेंट थूक के चाटेगा, ये बात तो अलग है। ये बात तो मुंबई इंडियंस की एनालिसिस जब हम करेंगे तब करेंगे। अभी तो बात हार्दिक पांड्या की हो रही है। तो हार्दिक पांड्या को जब इन्होंने अप्रोच किया, हार्दिक पांड्या ने इनसे कुछ कंडीशंस रखी। अब कंडीशंस रखी, उसमें पैसे की बात तो हमको पता नहीं है, क्योंकि पैसे तो 15 करोड़ से ज्यादा उसको मिल नहीं सकते थे, क्योंकि उनकी वो जो पर्स जो भी रिमेनिंग था 15 करोड़, वो जो उनका फ्री हुआ था कैमरून ग्रीन की वजह से, उसकी वजह से वो 15 करोड़ से ज्यादा नहीं दे सकते थे। लेकिन ट्रांसफर फीस के लिए गुजरात टाइटंस के मैनेजमेंट ने जब जो भी पैसे मांग लिया, हवा में तो बहुत सारी बातें हैं, 100 करोड़ 200 करोड़ पता नहीं कितने, वो उसके बारे में हम स्पेकुलेट नहीं करना चाहते, ना ही वो इस एनालिसिस का वो कोई टॉपिक है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। बात यह है कि हार्दिक पांड्या ने कंडीशंस रखी और उसमें हमको बहुत अच्छी तरह से बिना किसी के डिस्क्लोज किए ये बात समझ में आ गई कि हार्दिक पांड्या की सबसे बड़ी कंडीशन ये थी कि मैं अगर वापस आऊंगा मुंबई इंडियंस में तो मैं एज कप्तान ही आऊंगा। अब यहां पे मुंबई इंडियंस ने इसकी बात क्यों मानी, उसके ऊपर भी हम स्पेकुलेट कर सकते हैं। वो स्पेकुलेशन बिल्कुल सिंपल है कि हार्दिक पांड्या में उन्हें फ्यूचर दिखा, जो कि हमने उस टाइम भी क्रिटिसाइज किया था कि हार्दिक पांड्या की फिटनेस के हिसाब से आप उसमें कैसे फ्यूचर देख सकते हैं, वो बात अलग है। लेकिन इन्होंने जिस तरह से रोहित शर्मा को ट्रीट किया, जिस तरह से कि हमारे पास ये खबरें आई कि भाई रोहित शर्मा को इन्होंने कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, रोहित शर्मा को इन्होंने जब वो साउथ अफ्रीका के टूर के लिए अपनी फ्लाइट पकड़ने जा रहा था, एयरपोर्ट के रास्ते में था, तब टैक्सी में या कार में उसको कॉल करके इन्होंने बताया कि भाई अब हम हार्दिक पांड्या को कप्तान बना रहे हैं इस आईपीएल सीजन से ही। तो ये तो अब देखिए, ये तो एलिजेडली ऐसा ही हुआ, क्योंकि इसमें पक्की खबर हमको बिल्कुल मिली ही नहीं कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। लेकिन जो भी है, हार्दिक पांड्या ने तो ये कंडीशन रखी कि मैं आऊंगा तो कप्तान की तरह। दूसरी बात, अगर रोहित शर्मा को कॉन्फिडेंस में लिया गया होता तो मुंबई इंडियंस का मैनेजमेंट बिल्कुल एकदम ओपनली आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी कह सकता था कि हमने बता दिया, और वो पहले डिसाइड कर सकते थे या पहले डिस्क्लोज कर सकते थे सारी जनता को कि हम ऐसा कर रहे हैं। एक्चुअली ये उनकी बहुत बड़ी ब्लंडर थी, ये बहुत बड़ी उनकी मैनेजमेंट की मिस्टेक थी कि ये उनको करना चाहिए था, जो कि वो करने में फेल हो गए। और उसके बाद अगर उन्होंने ऐसा किया होता तो रोहित शर्मा भी बहुत ओपनली ये कह सकता था कि मुझे तो पता था, लेकिन रोहित शर्मा ने ऐसा कभी नहीं कहा कि मुझे ये पता था। जिस तरह से रोहित शर्मा की वाइफ ने भी कुछ इस तरह से सोशल मीडिया पे पोस्ट किए थे, उनसे हमको कुछ इंडिकेशन मिला कि शायद रोहित शर्मा और रोहित शर्मा की वाइफ दोनों इस डिसीजन से खुश नहीं है। और अगर देखिए ये सच्चाई है कि रोहित शर्मा को नहीं बताया गया था, तो ये तो हम सभी को पता है कि ये बात किसी भी आदमी को पसंद नहीं आएगी। जो आपका मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन रहा है, पांच ट्रॉफी जिताने वाला,
आप अगर उसको इस तरह से साइडलाइन करके दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंकना चाहेंगे तो फिर किसी भी आदमी को ये बात पसंद नहीं आएगी, किसी भी प्रोफेशनल को पसंद नहीं आएगी, चाहे वो परफॉर्मर रहा हो या ना रहा हो। ये एक इंडिविजुअल की डिग्निटी की और उसके सेल्फ रिस्पेक्ट का सवाल होता है, तो किसी भी आदमी को बुरा लगना था। तो यहां से ये शुरुआत हुई कहानी की, और जिसकी वजह से ये आम जनता को बिल्कुल पसंद नहीं आई। अब आम जनता को जो पसंद नहीं आई, इस वजह से जनता ने बिल्कुल बू किया और खूब हाय हाय के नारे लगाए और रोहित शर्मा के जय जयकार के नारे लगाए हर मैच में। तो ये देखिए, ये बात तो हार्दिक पांड्या की उस टाइम बिल्कुल गलत थी। अब यहां पे हम देखिए हार्दिक पांड्या के उस एक्शन का क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, लेकिन होता क्या है कि अब जैसा मैंने पहले कहा कि अब इसमें फिर सारी बातें आती हैं कि भाई पहले से तुम्हारा क्या बिहेवियर रहा है, तुम कितने टीम मैन रहे हो, या कितना तुमने बीसीसीआई के कॉन्ट्रैक्ट को ऑनर किया है, या टेस्ट मैच खेलने में तुम्हारी जो आनाकानी रहती है लेकिन फिर भी तुम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं छोड़ना चाहते हो। तो ये बातें तो सभी को पता है, और फिर जब इस तरह की सिचुएशन होती है, इस तरह का कुछ होता है, तो फिर वो सारी बातें निकल के आती है सतह के ऊपर। तो फिर यहां हर बात की बाल की खाल निकाली जाती है, और फिर आदमी की पर्सनल ट्रेट्स और बैकग्राउंड और ये और वो और पुराना बिहेवियर, पुराना परफॉर्मेंस, सारी चीजों की एनालिसिस होती है और सबकी खाल निकाली जाती है। तो मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि उस टाइम जनता ने जो किया, देखिए बिहेव करने का तरीका और एक्सप्रेस करने का तरीके के ऊपर आप ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जब ये पूरी दुनिया में हर स्पोर्ट्समैन को ये बात मालूम है, जिसने भी क्रिकेट किया, क्रिकेट ही नहीं बल्कि कोई भी स्पोर्ट खेला है, जब आप जाते हैं परफॉर्म करने और वहां जो स्पेक्टेटर्स होते हैं उनको हूट करने का पूरा हक है। मतलब ये बात तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह सकता हूं। हम जब जाते हैं तो अब ऑब्वियसली मतलब जाया करते थे, हमारी भी हुटिंग होती थी, उसमें क्या है, ये तो बिल्कुल मतलब स्पेक्टेटर्स का हक है, इसमें तो आप कुछ छीन ही नहीं सकते ना। और उसके बाद जहां जिस तरह से जो हुआ है, तो वो मेरे ख्याल से उस टाइम अगर आप अपनी खुद की गरेबान में अगर झांक के देखें आज, तो उस टाइम ये जितने लोग भी आज हार्दिक पांड्या को चैंपियन बोल रहे हैं, ये सारे लोग ही क्रिटिसाइज कर रहे थे ना कि हार्दिक पांड्या ने गलत किया और हार्दिक पांड्या का क्रिटिसिज्म होना चाहिए। तो ये आज जो लोग चैंपियंस कह रहे हैं, ये सारे के सारे उन्हीं लोगों में से हैं जिन्होंने उसको ट्रोल किया उस टाइम और क्रिटिसाइज किया। तो ये मुझे नहीं लगता कि उस टाइम जनता कुछ गलत थी। जनता का जो एक्सटेंट था उसको हूट करने का या बूइंग करने का, वो कम या ज्यादा हो सकता है, उसके ऊपर हम डिबेट कर सकते हैं, या जो भी है जो सोशल मीडिया पे उसके बारे में लिखा गया। लेकिन एक्चुअली जो हार्दिक पांड्या ने किया था और मुंबई इंडियंस ने दोनों ने मिलकर जो खिचड़ी पकाई थी रोहित शर्मा के अगेंस्ट, तो वो तो गाज हार्दिक पांड्या के ऊपर गिरनी ही थी, उसमें तो किसी को भी कोई शक नहीं होना चाहिए था। बट ये है कि ये मैंने तो उस टाइम भी बहुत वोकली ये बात कही थी कि मुझे ताज्जुब है कि मुंबई इंडियंस जैसी एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन ये इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं। और मैं उसको तो अभी भी क्रिटिसाइज करता हूं, और मैं हार्दिक पांड्या के उस डिसीजन को भी अभी भी क्रिटिसाइज करता हूं कि ये जो हार्दिक पांड्या ने किया था ये बहुत गलत किया। लेकिन यहां पे मैं आप लोगों को हर्षा भोगले के एक वीडियो के ऊपर भी ले जाना चाहता हूं, जो एक चैनल को, यूट्यूब चैनल को, उसने शायद वो वहां काम करता है, तो वहां उसने हर्षा भोगले ने कहा कि भाई एक इंडिविजुअल का क्रिटिसिज्म क्यों होना चाहिए, क्योंकि कोई भी इंडिविजुअल उसको हक है कि वो अपना जॉब चेंज कर सकता है, वो जहां चाहे नौकरी कर सकता है, जितने चाहे पैसे मांग सकता है। तो यहां ये बात तो मैं हर्षा भोगले की मानता हूं कि ये बात सही है कि किसी भी आदमी को ही हैज अ राइट टू प्रोफेशन, वो कहीं भी नौकरी कर सकता है, कहीं भी जॉब कर सकता है, वो उसकी मर्जी है, वो जितने पैसे मांगे। लेकिन हर्षा भोगले यहां कन्वीनियंटली ये बात कहने से चूक गए या जानबूझ के उन्होंने इग्नोर कर दिया कि ये जो डिसीजन था मुंबई इंडियंस का हार्दिक पांड्या के साथ मिलके कि हार्दिक पांड्या को लाना है वापस, लेकिन इस कंडीशन पे लाना है कि रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाना है, ये चीज गलत थी। ये इसके बारे में हर्षा भोगले ने नहीं बोला कुछ, इसके बारे में बोलना चाहिए था ना। हर्षा भोगले तो खुद एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए हैं ना, तो इतना तो हर्षा भोगले को समझ में आना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या होता है और ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से टीम बिल्डिंग की जाती है। ये जो मुंबई इंडियंस ने हार्दिक पांड्या के साथ मिलकर किया, ये टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज तो बिल्कुल भी नहीं थी।
और इसी की वजह से आपने देखा कि टीम की परफॉर्मेंस क्या रही। टीम देखिए मुंबई इंडियंस की बहुत अच्छी थी, बल्कि इनफैक्ट हम तो ये सोच रहे थे कि अगर ये डिबेकल नहीं हुआ होता तो मुंबई इंडियंस को तो ये चैंपियनशिप जीतना चाहिए था। लेकिन उसके बावजूद भी क्या रीजन हुआ कि इनकी लास्ट नंबर रैंकिंग आई, तो वो सिर्फ और सिर्फ टीम की यूनिटी ना होने की वजह से हुई ना। अब ये बात तो हम सब लोगों को पता है। तो अब इसमें मैं हर्षा भोगले से, मुझे उम्मीद थी कि हर्षा भोगले थोड़ा और आगे जाके बोलते इस बात को, लेकिन वो भी वहां पे कन्वीनियंटली चुप रह गए। उनने भी बहती गंगा में हाथ धो लिया और सारी जनता को ये एक जबरदस्ती एक चिंगारी सी लगा दी कि अरे इसमें गलत क्या है। लेकिन गलत बात ये थी, आप कप्तानी मांगते, लेकिन मुंबई इंडियंस को वो कप्तानी देनी नहीं चाहिए थी। और दूसरी बात, अगर हार्दिक पांड्या को कप्तानी चाहिए ही थी तो हार्दिक पांड्या को रोहित शर्मा से बात करनी चाहिए थी कि भैया मैं ऐसा कर रहा हूं और क्या आपको बुरा लगेगा इस बात से। और अगर हार्दिक पांड्या का दिल इतना बड़ा होता चैंपियन की तरह, जो आज हम कह रहे हैं कि ही इज अ चैंपियन, तो फिर हार्दिक पांड्या को ये कहना चाहिए था कि भैया मैं अगले साल से बन जाऊंगा, इस साल आप कर लो और हम डिक्लेयर कर देते हैं। लेकिन हार्दिक पांड्या ने नहीं सोचा। हार्दिक पांड्या ने बहुत सेल्फिशली ये सोचा कि नहीं, मेरे हाथ तो लग गई है मुर्गी, तो अब इसके सारे अंडे मैं अभी निकाल लेता हूं सोने के। तो हार्दिक पांड्या ने मुर्गी को निचोड़ दिया और हाथ क्या लगा, कितने अंडे हाथ लगे, ये हम सब लोगों ने देख लिया, पर्सनली भी और टीम के लेवल पे भी। टीम का तो आखिरी नंबर आया और खुद की तो हो गई इज्जत की मिट्टी पलीद। तो ये हम सब लोगों ने देखा। ये तो हुआ एक सिनारियो। तो यहां पे मैं ये जस्टिफाई करना चाहता हूं कि हार्दिक पांड्या की जो इमेज खराब हुई ड्यूरिंग आईपीएल, उसमें अगर मैं ये ना भी कहूं कि वो जस्टिफाइड थी तो उसमें कुछ गलत नहीं था। क्योंकि देखिए जनता का बिहेवियर तो ऐसा ही होता है। और जनता ही क्या, हमारे जैसे एनालिस्ट भी, हम तो वो सिचुएशन को एनालाइज करके बोलते हैं ना। क्योंकि कहने को वो एक टीम जरूर हो, लेकिन मेरी नजर में इट्स अ बिजनेस यूनिट फॉर अ वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशन, वेरी बिग प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन। और बीइंग अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट माई सेल्फ, मैंने तो सबसे पहले ये प्रिडिक्ट किया था कि इस टीम का कुछ होने वाला नहीं है इस साल। जिस तरह से ये थिंग्स अनफोल्ड हुई थी कि इस तरह से इन्होंने रोहित शर्मा को साइडलाइन करके इंसल्ट करने की कोशिश की, क्योंकि इट वॉज अ डेलिबरेट अटेम्प्ट टू इंसल्ट रोहित शर्मा। ये बात आज मैं कह रहा हूं, आज इस वीडियो को आप नोट करके रख लें। अगले साल भी मुंबई इंडियंस का कुछ भला होने वाला नहीं है। आप लोग इस बात को याद रखें। रोहित शर्मा तो 95% आई एम कॉन्फिडेंट दैट ही वोंट बी इन द मुंबई इंडियंस टीम नेक्स्ट ईयर ड्यूरिंग द आईपीएल। लेकिन वो रहे या ना रहे, मुंबई इंडियंस का अगले साल भी कुछ भला नहीं होगा। उसके बारे में आप लोग अगर चाहें तो मुझसे क्वेश्चन पूछें, तो मैं आपको उसको भी एनालाइज करके बता सकता हूं कि क्या होगा अगले साल और क्यों नहीं होगा मुंबई इंडियंस का भला। वो बात हम बाद में करेंगे, क्योंकि वो इस डिस्कशन से थोड़ा सा बियॉन्ड चला जाता है। तो अब हम आते हैं कि हार्दिक पांड्या द चैंपियन इन द वर्ल्ड कप। तो देखिए, ये जब आईपीएल खत्म हुआ था ना, आईपीएल के दौरान हमने खूब क्रिटिसाइज किया हार्दिक पांड्या को, और हार्दिक पांड्या ने वो अपनी सारी गलतियों का खामियाजा भुगता, जिसमें कि हम बहुत शुरू से जानते हैं कि इसकी तो अब हमने वेस्ट इंडीज में भी देखा था जब ये कप्तान बन के गया था, और वहां पे वनडे या टी20 कौन सा मैच हुआ था जिसमें तिलक वर्मा के साथ ये बैटिंग कर रहा था। तिलक वर्मा शायद 48 या 49 पे खेल रहा था जब हार्दिक पांड्या इसके साथ बैटिंग कर रहा था। 2 या 3 रन इंडिया को जीतने के लिए चाहिए थे और हार्दिक पांड्या ने छक्का मार दिया था, और जिससे कि उसकी 50 नहीं हो पाई थी तिलक वर्मा की। हमने उस टाइम भी क्रिटिसाइज किया था कि ये बात गलत है, हार्दिक पांड्या शुड हैव एंश्योर्ड कि तिलक वर्मा की हाफ सेंचुरी हो जाए। वो इसलिए, देखिए, अगर ये वर्ल्ड कप का या कोई टूर्नामेंट का नॉकआउट मैच होता या कोई सा भी नॉर्मल लीग मैच भी होता, लीग मैच में मैं इस तरह की लीनियंसी की एक्सपेक्टेशन नहीं रखता हूं किसी कप्तान से। लेकिन क्योंकि लीग मैच में नॉकआउट नेट रन रेट का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, तो वर्ल्ड कप में तो हम शुरू से ही कहते थे कि हर मैच में आपको नेट रन रेट का ध्यान रखना है। वहां पे किसी सामने वाले प्लेयर को चांस देने के लिए अगर आप ये करें कि मैं 2 बॉल मिस कर देता हूं जिससे सामने वाला 50 बना ले, वो आपको हो सकता है चैंपियनशिप कॉस्ट कर जाए। तो इस वजह से मैंने उस टाइम ये क्रिटिसाइज किया था कि ये बायलेटरल सीरीज है। बायलेटरल सीरीज में आपको नेट रन रेट की चिंता नहीं करनी है। बायलेटरल सीरीज में ये होता है कि भाई आप एक मैच चाहे 2 ओवर पहले जीते या 8 ओवर पहले जीते, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वहां नेट रन रेट का कोई लेना देना है नहीं।
लेकिन नॉकआउट मैचेस में ये इंपॉर्टेंट होता है। तो वहां पे मेरा ये कहना था कि इसको इंश्योर करना चाहिए था कि ये सिंगल्स ले लेता और तिलक वर्मा की सेंचुरी, हाफ सेंचुरी हो जाने देता। उस बच्चे का कितना ज्यादा दिल बड़ा हो जाता उस हाफ सेंचुरी की वजह से, और हमेशा करियर में उसको हमेशा वो खलती रहेगी चीज कि देखो हमारे पास मौका भी था, लेकिन हार्दिक भैया ने मेरी 50 नहीं होने दी, उन्होंने खुद छक्का मार दिया। वो छक्का मारने से हार्दिक पांड्या कोई हीरो नहीं बना, लेकिन तिलक वर्मा की 50 नहीं हुई। तो ये मेरा ऑब्जेक्शन यही था कि देखिए ये एक अच्छे लीडर की निशानी नहीं है। और यहीं से बात आती है कि फिर आप इतने ज्यादा सेल्फिश कैसे हो सकते हो। अगर आप इतने ज्यादा सेल्फिश हो तो फिर आप एक अच्छे लीडर नहीं होगे, जो कि मुंबई इंडियंस में फिर समझ के आया। और ये चीजें फिर सारे प्लेयर्स ऑब्जर्व करते हैं और उनके दिल और दिमाग में ये बातें बैठ जाती हैं कि ये आदमी एक लीडर नहीं है, ये एक अच्छा प्लेयर हो सकता है, लेकिन ये हमारा भला नहीं चाहेगा कभी। क्योंकि अगर हमारा भला चाहता तो एक बिल्कुल ही अनइम्पॉर्टेंट से मैच में एक तिलक वर्मा जैसे जूनियर प्लेयर की 50 क्यों नहीं होने दी इसने। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो देखिए आम जनता को याद नहीं रहती हैं, लेकिन हमारे जैसे एनालिस्ट याद रखते हैं इनको, और प्लेयर्स तो जरूर याद रखते हैं। क्या तिलक वर्मा जिंदगी भर इस चीज को याद नहीं रखेगा? अब तिलक वर्मा मुंबई इंडियंस में पूरा दिल लगा के कैसे खेल सकता है हार्दिक पांड्या की कप्तानी में? खैर ये भी बात की बात है, जब हम आगे आईपीएल का डिस्कशन करेंगे तब हम इस बात को डिस्कस करेंगे। लेकिन अब आईपीएल जैसी सिचुएशंस क्या होती है कि वहां तो प्लेयर्स हैव बीन पेड फॉर देयर ओन परफॉर्मेंस, तो अब वो जो भी है वो परफॉर्म तो करेंगे। लेकिन आपको अगर याद हो, मैंने मुंबई इंडियंस के सारे मैचेस में कई बार ये बात कही थी कि देखिए नाउ प्लेयर्स विल स्टार्ट वर्किंग टू रूल। वर्किंग टू रूल देखिए एक मैनेजमेंट का एक फ्रेज होता है जिसमें ये कहा जाता है कि एम्प्लॉयज हैव स्टार्टेड वर्किंग टू रूल। इसका मतलब ये होता है कि वो एज पर रूल काम करेंगे, कि मेरे जॉब डिस्क्रिप्शन में ये लिखा हुआ है कि मुझे रन बनाना है, मुझे फील्डिंग अच्छी करनी है, बॉलिंग तो मैं करता ही नहीं हूं। मैं किसी एक बैट्समैन का अगर एग्जांपल लूं तो वो यही कहेगा मेरा काम है रन बनाना, मेरा काम है फील्डिंग करना। बस ठीक है, मैं रन बनाऊंगा और फील्डिंग करूंगा, इसके बाद टीम हारे या जीते मुझे क्या लेना देना। मैं क्यों अपना खून निकाल के फील्डिंग करूं? रोक सकता हूंगा तो बाउंड्री रोक लूंगा, नहीं रोक सकता हूंगा तो नहीं रोकूंगा। तो ये बातें होती है, और जिसकी वजह से टीम का एक एटमॉस्फेयर खराब होता है, ऑर्गेनाइजेशंस का एटमॉस्फेयर खराब होता है। प्रोफेशनल लाइफ में या कॉर्पोरेट लाइफ में भी इस तरह के एग्जाम्पल्स हैं जहां लोगों ने इस तरह के काम किए हैं कि एक जॉब उन्होंने छोड़ दिया किसी कंपनी से, दूसरी कंपनी में गए और फिर वहां काम किया और फिर उसके बाद वापस अपनी पुरानी कंपनी में आ गए। दिस इज वेरी वेरी नॉर्मल नाउअडेज। पहले नहीं होता था ये, लेकिन अभी तो आजकल बहुत होने लगा है। लेकिन यहां पे मैं फिर से हर्षा भोगले को कोट करूंगा कि यहां हर्षा भोगले भैया, आदमी ये नहीं करता है कि मैं जाऊंगा पुरानी कंपनी में लेकिन अपने बॉस को हटा के जाऊंगा। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ये करती है तो उसका फिर मतलब गड्ढे में गिरना बिल्कुल तय है, 100% तय है। और उस आदमी का भी, क्योंकि उस आदमी को भी कोऑपरेशन नहीं मिलेगा अपनी टीम से, क्योंकि पूरी टीम मेंबर्स को ये बात समझ में आती है कि ये हमारे बॉस के साथ, एक सक्सेसफुल परफॉर्मर के साथ अगर ये कर सकता है तो हमारी तो फिर बिसात ही क्या है इसके सामने। ये हमको तो कभी भी कीड़े मकोड़ों की तरह मसल के रख देगा। तो इसलिए फिर उसका कॉन्फिडेंस जो है ना वो लूज कर देता है टीम मेंबर्स के दिल में से। तो ये बात आप लोग भी ध्यान रखें। आप लोगों में से बहुत सारे लोग स्टूडेंट्स हैं जो कि आगे जाके काम करेंगे, बिजनेसमैन होंगे या बहुत अच्छे प्रोफेशनल्स कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करेंगे, या ऑलरेडी बहुत सारे लोग कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम कर रहे होंगे। ये आजकल सिचुएशंस बहुत आती हैं कि आज आपने नौकरी छोड़ी, 1 साल कहीं दूसरी जगह काम किया, फिर वापस आप अपनी पुरानी कंपनी में आ गए। तो आप हमेशा ये ध्यान रखें कि इस तरह का काम ना करें जो हार्दिक पांड्या ने किया। या अगर आप मैनेजमेंट हैं, अगर आप बिजनेसमैन हैं, आपकी कंपनी में अगर कभी आप ऐसा करते हैं किसी पुराने एम्प्लॉय को अगर दूसरी कंपनी से वापस बुलाते हैं तो ऐसा ना करें कि पुराने एम्प्लॉयज को आप धक्का मार के निकाल दें। उससे क्या होगा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का पूरा एटमॉस्फेयर खराब हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं हार्दिक पांड्या दा चैंपियन के बारे में। तो वर्ल्ड जब आईपीएल खत्म हुआ उसके बाद तो हमने खुद ही कहा था कि अब देखिए जो भी क्रिटिसिज्म हमें करना था वो हमने आईपीएल के दौरान कर लिया, और आईपीएल के दौरान हमने इसलिए किया जो कि उसकी हरकतें थी जिसकी वजह से हमने किया। तो अब उसमें जो भी था, अब वो इंडिया का प्लेयर है। पहले वो मुंबई इंडियंस का था, मुंबई इंडियंस से हमें कोई लेना देना नहीं है।
क्योंकि वो हमारे देश की टीम नहीं है, लेकिन अब वो देश की टीम को रिप्रेजेंट करने जा रहा है, तो अब हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए। अब देखिए, बहुत सारे लोग ये भी कह सकते हैं कि हार्दिक पांड्या को क्यों सिलेक्ट किया, वो भी हमने उस टाइम डिस्कस किया था। अगर आप मेरा वर्ल्ड कप का प्रीव्यू वीडियो देखें, जिसको मैं अभी यहाँ आई बटन में लगा देता हूं, आप चाहें तो उसको देख लें। वर्ल्ड कप का जो प्रीव्यू हमने किया था, उसमें हमने बिल्कुल साफ साफ ये कहा था कि विराट कोहली को ओपन नहीं करना चाहिए और हार्दिक पांड्या को तो अब हम टीम से निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे देश में तो एकमात्र वही तो ऑलराउंडर है और वही हमको टीम को बैलेंस प्रोवाइड करता है, तो हम उसको निकालना अफोर्ड नहीं कर सकते। अब चाहे उसका फॉर्म हो या नहीं हो, लेकिन फिर भी हमने प्रे भी किया था और हमने बहुत कॉन्फिडेंटली ये कहा था कि ये वर्ल्ड कप में परफॉर्म करेगा। तीसरी बात ये थी कि मैंने उस टाइम ये भी कहा था कि अब हार्दिक पांड्या के पास बहुत अच्छा मौका है, जो इसने आईपीएल में अपनी इमेज खराब कर ली है, इसको वापस रिकवर करने का। क्योंकि देखिए, एक चीज यहां मैं कहता हूं, जनता जो है ना, ये बड़ी इसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। वो गजनी वाला आमिर खान याद है ना आपको, बिल्कुल वैसे ही जनता जो है ना, वो बिल्कुल गजनी वाली है आमिर खान। कि इनको आज अगर किसी ने खराब किया तो आज इनका मूड खराब हो जाएगा, उसके खानदान को गालियां देंगे, और कल अच्छा किया तो उसकी तारीफ करने लगेंगे। तो ये जनता का तो बिहेवियर चेंज होने में ज्यादा टाइम लगता नहीं है। आप लोगों को अगर वो वीडियो याद हो, मैंने उसमें बहुत कैटेगरिकली ये कहा था, हार्दिक पांड्या के बाद पास बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, वर्ल्ड कप में परफॉर्म कर और वापस अपनी इमेज रीगेन कर ले, और जनता सब भूल जाएगी। और जैसा जिस तरह का मैसेज अक्षय ने लिखा है, यही होने वाला था। मुझे तो पता था कि ये यही होगा। अब मैं ये यहाँ पे देखिए, मैं अक्षय को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, इनफैक्ट मैं क्रिटिसाइज किसी को भी नहीं कर रहा हूं, हर आदमी का अपना ओपिनियन है, लेकिन मैं जरा रैशनल थिंकिंग की एक एक्सपेक्टेशन रखता हूं आप लोगों से, कि अगर जैसे किसी को ये लग भी रहा है कि अरे हमने बहुत ज्यादती की हार्दिक पांड्या के साथ, तो ज्यादती नहीं की आपने, ज्यादती करने का कोई सवाल ही नहीं था। हार्दिक पांड्या ने उस टाइम जो किया, आपने उसको क्रिटिसाइज किया। उसके बाद हार्दिक पांड्या ने जब अच्छा किया देश के लिए, तो आप प्रेज कर रहे हैं, तो उसमें क्या गलत बात है? उसके लिए आपको शर्मिंदा क्यों होना चाहिए? शर्मिंदा होने की कौन सी बात है? क्या आपने हार्दिक पांड्या को कोई पर्सनली आपने कुछ गालियां दी? अब वो बात अलग है कि जो एक्ट उसने किया था उसकी वजह से उसको पर्सनली गालियां पड़ी, क्योंकि किया तो उसने अकेले ने था ना, तो गाली तो उसी को पड़नी थी। तो वो अगर आप इफ यू गो बैक 3, 4, 5 months बैक, तो आप खुद ही देखेंगे, अभी जो मैंने आपको एनालिसिस दी है, क्या ये सारी बातें सही नहीं थी? आज भी अगर आप उन बातों को याद करेंगे तो क्या आपको गुस्सा नहीं आएगा? तो बात तो वो सही थी ना, तो उसमें आप शर्मिंदा क्यों होते? जनता ने जो उस टाइम किया, जनता को जो सही लगा वो जनता ने किया। अब लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि आप वाकई शर्मिंदा हैं कि हार्दिक तो एक्चुअली चैंपियन था, तो अब आपको बहुत बुरा लग रहा है कि आपने उस टाइम उसे क्रिटिसाइज क्यों किया, तो फिर मैं ये कहूंगा कि आपको थोड़ा सा समझदारी से काम लेना चाहिए। कि आप अगर ये सोचेंगे कि नहीं मैंने ही गलत किया या मैं गलत सोच रहा था, तो फिर तो आपकी लाइफ मिजरेबल हो जाएगी। कि इसका क्या मतलब? आपकी थॉट प्रोसेस में गड़बड़ है कुछ, या आपकी खुद की जो वैल्यूज को समझने का जो परसेप्शन है, क्या वो गलत है? मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है, क्योंकि आपने उस टाइम सही रिएक्ट किया और इस टाइम भी आप सही रिएक्ट कर रहे हैं। जब हार्दिक पांड्या ने देश के लिए अच्छा किया तो आप सही रिएक्ट कर रहे हैं, और उसके लिए आपकी भी तारीफ होनी चाहिए। जिस टाइम हार्दिक पांड्या ने गलत किया था, उस टाइम आपने भी क्रिटिसाइज किया, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप अपने आप को ये दोषी मानने लगे कि नहीं नहीं हम तो बहुत गलत थे, इससे तो आपको ही तकलीफ हो जाएगी। और आगे मुझे लगता है कि आपको रैशनल थिंकिंग करने की जरूरत है। आपने किसी आदमी को इंडिविजुअली आपने आपने ऐसा कुछ नहीं किया था जिसकी वजह से आपने ऐसा मौका क्रिएट किया जिससे कि आप हार्दिक पांड्या को गाली दें। ऐसा तो नहीं है ना। हार्दिक पांड्या ने आपको मौका दिया कि आप उसको क्रिटिसाइज करें, तो आपने वो किया, तो उसमें आपको क्यों शर्मिंदा होने की जरूरत है? फिर दूसरी बात यह, जब वर्ल्ड कप में हार्दिक पांड्या ने अच्छा परफॉर्म किया, तो जैसा मैंने कहा कि हार्दिक पांड्या के शायद शुभचिंतक जो रहे होंगे, या हमारे जैसे लोगों की कहीं बात घूम फिर के उसके पास पहुंच गई होगी, तो उसको समझ में आया होगा कि भैया ये मौका है मेरे पास। उसने कोशिश तो की ही, प्लस कंडीशंस ने भी उसको फायदा किया। ये बात हम लोग बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि अगर फ्लैट विकेट्स होते वहां न्यूयॉर्क में और वेस्ट इंडीज में, तो हार्दिक पांड्या द बॉलर
तो खत्म ही हो जाता बिल्कुल, क्योंकि हमें आज भी पता है कि फ्लैट विकेट्स पे हार्दिक पांड्या का क्या होता है, ये सबको बहुत अच्छी तरह पता है। तो वहां कंडीशंस ने फायदा पहुंचाया उसको, वहां सारे ही बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, तो उसकी वजह से हार्दिक पांड्या को भी फायदा हुआ। मैं बिल्कुल आई एम नॉट टेकिंग एनी क्रेडिट अवे फ्रॉम हार्दिक पांड्या अबाउट व्हाट ही डिड इन द वर्ल्ड कप, दैट वाज ट्रेमेंडस, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उसको कंडीशंस ने भी फायदा दिया। और दूसरी बात, हार्दिक पांड्या शुड बी वेरी वेरी एक्सट्रीमली थैंकफुल टू रोहित शर्मा। अब बताइए आप, इस पूरे वर्ल्ड कप में जो हार्दिक पांड्या की परफॉर्मेंस थी, इसके लिए उसको तो रोहित शर्मा के पैर छूने चाहिए। क्यों कह रहा हूं मैं ये बात? रोहित शर्मा की जगह कोई और आदमी होता तो क्या वो इतना कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर हार्दिक पांड्या को देता? जो हमने देखा वर्ल्ड कप के बाद, वर्ल्ड कप जीतने के बाद हार्दिक पांड्या आंसुओं से रो के रोहित शर्मा के गले लग रहा था। वो हार्दिक पांड्या को रोहित शर्मा ने चूमा भी, तो ये तो रोहित शर्मा का बड़प्पन है ना। रोहित शर्मा के लिए क्या प्रॉब्लम थी? रोहित शर्मा तो चाहता तो हार्दिक पांड्या की जिंदगी मेजरेबल बना देता। क्योंकि देखिए, क्रिकेट में बहुत ज्यादा आसान है कप्तान के हाथ में किसी भी प्लेयर की परफॉर्मेंस खराब करवाना या उसका मूड खराब करना। बहुत आसान है। आप लोगों में से अगर किसी ने क्रिकेट खेला हो या कप्तान रहा हो, मैं दोनों ही सिचुएशंस में रहा हूं, इसलिए मैं यह बात आपको बहुत बहुत कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं। मैंने खेला भी है क्रिकेट बहुत सालों तक और मैं अपनी टीमों के कप्तान भी रहा हूं। मुझे पता है कि किसी भी प्लेयर से का मूड खराब करना कितना आसान होता है, बहुत ही ज्यादा आसान है। और उस लेवल पे तो जरा सा एक नंबर आगे पीछे करने से मूड खराब हो जाता है प्लेयर्स का। तो ये बात रोहित शर्मा के लिए बहुत बड़ी है। ये इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट अप्रिसिएशन फॉर रोहित शर्मा, द वे ही डेल्ट विद हार्दिक पांड्या इवन आफ्टर व्हाट ही डिड विद हिम ड्यूरिंग दिस आईपीएल एंड इवन बिफोर आईपीएल, जो मुंबई इंडियंस के मैनेजमेंट के साथ मिलकर किया है इसने। तो इस परफॉर्मेंस में रोहित शर्मा का बहुत बड़ा हाथ है। हार्दिक पांड्या को जिंदगी भर एहसानमंद रहना चाहिए रोहित शर्मा का, बहुत बड़ी बात है वो बात। और इसी की वजह से वो परफॉर्म कर पाया। अदरवाइज रोहित शर्मा के लिए बड़ा आसान था हार्दिक पांड्या की जिंदगी हराम करना। लेकिन वो बात ठीक है, बहुत सारे लोग ये भी आर्गुमेंट कर सकते हैं कि नहीं, रोहित शर्मा बीइंग ए कैप्टन क्यों चाहेगा। तो बीइंग ए कैप्टन ना चाहने वाली बात तो अलग है, लेकिन इसका मतलब ये भी तो है कि आप अप्रिशिएट करिए ना रोहित शर्मा की मैच्योरिटी, कि उसको टीम की चिंता थी। अगर टीम की चिंता हार्दिक पांड्या या मुंबई इंडियंस की मैं बात नहीं करता, अगर हार्दिक पांड्या को चिंता होती मुंबई इंडियंस की टीम की, तो वो करता जो उसने किया। टीम की परफॉर्मेंस का क्या हुआ आप सब लोगों ने देख लिया ना। अगर रोहित शर्मा भी वही काम करता हार्दिक पांड्या के साथ, तो इंडियन टीम का भी 10वां नंबर आता। यही हो जाता है। टीम यूनिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन टीम गेम्स। ऑब्वियसली टीम तो टीम गेम्स में ही होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हार्दिक पांड्या का किस्मत ने साथ दिया कि रोहित शर्मा जैसा शरीफ आदमी कप्तान था। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि काम भी निकलवा लेते और खाल भी खींच के भर देते भूसा उसमें। तो मतलब ये रोहित शर्मा का तो बड़प्पन इसमें है ही, और हार्दिक पांड्या की किस्मत ने बहुत साथ दिया कि उसे रोहित शर्मा कप्तान मिला। और ये रोहित शर्मा के पार्ट पे बहुत ज्यादा बड़ा एक्चुअली जिसको मैं कहूंगा कि बहुत क्रेडिट जाता है इस बात को कि उसने दिल पे लेके रखी नहीं वो बात। अदरवाइज हमारी इंडिया का कैंपेन ही खराब हो जाता वर्ल्ड कप का। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये दोनों सिचुएशंस में फर्क समझ में आया होगा। और अब मैं अपना कंक्लूजन, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि मेरे ख्याल से जनता को शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। और अक्षय, आप तो मेरे रेगुलर व्यूअर हो, तो मैं तो चाहूंगा कि आप बिल्कुल भी शर्मिंदा ना हो। और आपने जो उस टाइम क्रिटिसाइज किया वो बिल्कुल जस्टिफाइड था, और अभी आप प्रेज कर रहे हैं वो भी जस्टिफाइड है, जैसा कि हम अपने चैनल पे करते हैं। जब परफॉर्मेंस प्लेयर की खराब होती है हम क्रिटिसाइज करते हैं, जब अच्छी होती है हम खुले दिल से तारीफ करते हैं। और हम वही काम करते हैं जो देश की टीम के लिए अच्छा है, देश के फ्यूचर के लिए अच्छा है। तो इसमें कोई बुराई नहीं है। इसमें मुझे नहीं लगता कि हमने कुछ भी गलत किया। हार्दिक पांड्या इज जस्ट एन ऑर्डिनरी प्लेयर ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम। तो बस इससे ज्यादा दिल नहीं लगाएं। और बाकी तो मैंने जो अभी कहा है वो अगले साल के आईपीएल में देख लेंगे ना हम, पता चल जाएगा आपको कि क्या होने वाला है। तो आप चाहें तो इस वीडियो को नोट करके रख लें। तो ये कुल मिला के अक्षय को बड़ी शिकायत थी कि मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना रहा हूं, अक्षय के सवाल का जवाब नहीं दे रहा हूं। तो मेरे ख्याल से
आप सब लोगों को भी मजा आया होगा और अक्षय आपको भी अपना आंसर मिल गया होगा। तो आप लोग बताइए, आपको अगर ये एनालिसिस पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। और आप लोग अपने कमेंट्स लिखिए कि आपको क्या लगता है, क्या आप लोग मेरी किसी बात से एग्री नहीं करते हैं? अगर नहीं करते हैं तो रीजन लिखें, हम उसके ऊपर फिर वीडियो बना के डिस्कस करेंगे। तो मुझे तो अच्छा लगता है, एक ओपन डिस्कशन होना चाहिए विदाउट एनी फीलिंग ऑफ नेगेटिविटी। तो मुझे तो मेरा तो काम ही वही है, मेरा काम ही एनालिसिस करना है। मुझे अच्छा लगता है जब एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट में डिस्कशन होता है और अच्छी लैंग्वेज यूज करके जब आप लोग बात करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। अदरवाइज गंदगी करने के लिए तो बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं जिनको मैं ब्लॉक ही कर देता हूं। आप लोगों ने देखा होगा हमारे चैनल पे गंदगी करने वाले ज्यादा मिलते नहीं है आपको, तो क्योंकि वो मेरा एम ही नहीं है। ना तो मैं किसी के साथ बदतमीजी करता हूं और ना मुझे पसंद है कि कोई इवन हमारे व्यूअर्स के साथ भी करे, तो मैं उसको भी रेगुलेट करता हूं। तो आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप लोग जितने ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें। और आपको क्या लगता है कि मेरा रिएक्शन ये हो सकता था इसके बारे में, मुझे अपने कमेंट्स लिख के भेजिए आप। आई एम विकास सक्सेना, द बायस्ड एनालिस्ट। Until next time, thank you so much.